हेलो बच्चे, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैद्युत प्रतिरोध के बारे में, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। तो इन प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि ओम का नियम क्या होता है, और ओम के नियम में हमने ये देखा था कि जब ओम के नियम में पोटेंशियल V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो यहाँ से V बराबर आता है IR। R एक कांस्टेंट था और इस कांस्टेंट को हमने नाम दिया था वैद्युत प्रतिरोध का। ठीक है। तो आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम यही बात करेंगे कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है और वैद्युत प्रतिरोध किस किस कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए, अगर हम वैद्युत प्रतिरोध की बात करते हैं तो वैद्युत प्रतिरोध जो है ये अवरोध है। किसके मार्ग में? धारा के मार्ग में। जैसे किसी चालक में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उस चालक का अपना एक नेचर होता है, अपना एक स्वभाव होता है, और उस स्वभाव के कारण वो क्या करता है, अपने में से प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न करता है। चालक ये चाहता है कि उसमें से धारा प्रवाहित ना हो। ठीक है। तो इस स्वभाव को, जिसके कारण वो धारा के मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न करता है, उस अवरोध को ही हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। तो इसको अगर इसकी परिभाषा लिखेंगे तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि वैद्युत धारा के मार्ग में, वैद्युत धारा के मार्ग में चालक द्वारा उत्पन्न अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। जो वैद्युत प्रतिरोध है ये क्या हो गया? अवरोध हो गया, है ना। ऐसे ही हमारे नेचर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमेशा क्या करता है? विरोध करता है। मतलब नेचर हमेशा ऐसा चाहता है कि कोई भी चीज परिवर्तित ना हो। ठीक है। तो इसीलिए उस परिवर्तन को रोकने के लिए वो कुछ ना कुछ अलग से करता है। ठीक है। जैसे अगर किसी स्पेस में अगर हम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तो वो स्पेस या वो मीडियम विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न होने से रोकता है, तो उसके प्रतिरोध को हमने नाम दिया था वैद्युतशीलता। ठीक है। ऐसे ही अगर लाइट किसी रेयर से डेंसर में जाता है, तो रेयर से जब डेंसर में जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो वो जो माध्यम है वो लाइट की स्पीड को कम करता है, और उसी का मेजरमेंट हम बताते हैं किसे? अपवर्तनांक से। तो मतलब अवरोध तो हर जगह होता है, लेकिन उस अवरोध को अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ पे वैद्युत धारा है, तो इसीलिए वैद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होगा उसको हम कहेंगे वैद्युत प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है। या इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या इस वाले फॉर्मूले से कि किसी चालक के सिरों के बीच, किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर तथा धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। मतलब वैद्युत प्रतिरोध जो है, इसको मैथमेटिकली अगर डिफाइन करना है, ये तो इसका एक्चुअल डेफिनेशन हो गया। अगर इसको मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे तो R इज इक्वल टू V/I, इस वाले फॉर्मूले से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा I के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहेगी। कोई रटने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, बस आपको इक्वेशन देखना है और इक्वेशन देख के आपको इस तरीके से डेफिनेशन बना देना है। ठीक है। तो यहां से आ जाएगा R इज इक्वल टू V/I, तो ये इसका फॉर्मूला जाएगा वैद्युत प्रतिरोध का V/I। ठीक है। क्लियर है? अच्छा, इसका मात्रक क्या है? देखिए, मात्रक हो जाएगा इसका वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को ही हम लिखते हैं ओम। क्या लिखते हैं? ओम लिखते हैं। ठीक है। हिंदी में लिखेंगे ओम, और इसका सिंबल होता है इस तरीके से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
इसका सिंबल इस तरीके से होता है। ठीक है, क्लियर है। तो वैद्युत प्रतिरोध जो है एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। और बीमा की अगर बात करेंगे तो बीमा बराबर हो जाएगा, देखिए वोल्ट की बीमा क्या होता है, वोल्ट हो जाएगा W/Q इंटू I, और Q इज इक्वल टू हो जाएगा W/IT इंटू I। ठीक है, और W होता है mL/T-2, और T ऊपर चले जाएगा T3 और A⁻²। ठीक है, तो ये इसका बीमा है, वैद्युत प्रतिरोध। सिंपल सा बीमा है। चलिए देखते हैं आगे। अगर इसी में अगर हम क्या करते हैं, 1 ओम को डिफाइन करते हैं, क्या इसको डिफाइन करते हैं? 1 ओम को। ठीक है, 1 ओम को डिफाइन करेंगे तो देखिए R इज इक्वल टू V/I, यदि V इज इक्वल टू 1 वोल्ट and I is equal to 1 ampere, then R is equal to 1/1 is equal to 1 ohm। तो R is equal to कितना जाएगा? 1 ohm हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। 1 ओम होगा या 1 ओम कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है कि यदि चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा या 1 ओम होगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, इसी से हम बना लेंगे अपनी डेफिनेशन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए, अब अगर हम इसके अंतरराष्ट्रीय डेफिनेशंस की अगर बात करते हैं, इसके अंतरराष्ट्रीय डेफिनेशन जो एसआई सिस्टम में या एसआई यूनिट में 1 ओम को डिफाइन किया गया है, इसकी अगर डेफिनेशंस की बात करते हैं तो उसको थोड़ा सा अलग तरीके से इन्होंने डिफाइन किया है। उनकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा अलग है। उनका डेफिनेशन ये है कि यदि 1 वर्ग मिलीमीटर परिचित क्षेत्रफल 1 वर्ग या 1 mm स्क्वायर 1 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल तथा 10.63 सेंटीमीटर लंबाई के लंबे शुद्ध पारे के 10.63 सेंटीमीटर लंबे शुद्ध पारे के स्तंभ का प्रतिरोध, पारे के स्तंभ का प्रतिरोध जिसका द्रव्यमान 0 डिग्री सेल्सियस पर 4521 ग्राम हो। ग्राम है एक अंतरराष्ट्रीय मतलब एसआई इंटरनेशनल 1 ओम कहलाता है।
मतलब जो इंटरनेशनल सिस्टम में अगर वन ओम को डिफाइन किया गया है तो इंटरनेशनल सिस्टम में वन ओम को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि अगर हमारे पास एक शुद्ध पारे का स्तंभ है, शुद्ध पारे का स्तंभ है, मरकरी है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है तथा उसकी जो लंबाई है, स्तंभ की जो लंबाई है वो 10.63 सेंटीमीटर हो और 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका जो द्रव्यमान है वो 14.4521 ग्राम है, तो उसका जो प्रतिरोध होगा, पारे के स्तंभ का जो प्रतिरोध होगा, उस प्रतिरोध को हम 1 ओम कहेंगे। उसको कहेंगे 1 ओम। इस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम में 1 ओम को डिफाइन किया गया। हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम इस तरीके से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, समझ में आया? चलिए अब देखते हैं इसके कुछ बड़े मात्रक होते हैं, जैसे 1 किलो ओम, 1 किलो ओम, तो 1 किलो ओम बराबर होता है 10 की घात 3 ओम। सिंबल बना देता हूं, ठीक है। 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम बराबर होता है 10 की घात 6 ओम, ठीक है। 1 गीगा ओम 10 की घात 9 ओम, ठीक है। क्लियर है। 1 माइक्रो ओम 10 की घात माइनस, माइक्रो तो होगा नहीं, छोटा, ठीक है। मेगा किलो माइक्रो, ठीक है। गीगा भी हो जाएगा, माइक्रो भी लिख लेते हैं, माइक्रो ओम दिया जाएगा 10 की घात माइनस का 6 ओम, ठीक। ये कुछ अदर मात्रक है, बड़े मात्रक है, जिसमें हम किसी भी रेजिस्टेंस के, किसी भी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको, सारे पॉइंट्स को, और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसमें। देखिए अब नेक्स्ट है कि वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं, या हम कहें तो वैद्युत प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि वैद्युत प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, या वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो देखिए सिंपल सा, पहले वैद्युत प्रतिरोध को, वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है। देखिए जब हमने ओम्स लॉ को हमने प्रूफ किया था, आपको पता है, अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं, नहीं देखना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाएगा। सबसे पहले देख लेना कि ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ को किस तरीके से हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ओम्स लॉ को हमने प्रूफ किया था। ओम्स लॉ के डेरिवेशन का लास्ट जो लाइन था, V अपॉन I इज इक्वल टू ml बाय ne² a टाउ, एक एक्सप्रेशन आया था इस तरीके का, अगर आपको याद है तो, ठीक है। जहां पे हमने इस वाले पूरे टर्म्स को हमने क्या माना था, r माना था, मतलब r का जो वैल्यू है यहाँ पे r इज इक्वल टू ml बाय ne² a टाउ। अगर इस एक्सप्रेशन को देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में हम देखेंगे जो रेजिस्टेंस R है वो किस किस फैक्टर पे निर्भर कर रहा है। देखिए R जो है वो m पे निर्भर करता है। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कांस्टेंट है, तो इसलिए उतना ज्यादा फर्क इस पे नहीं पड़ेगा। L पे, L जो है कंडक्टर की लेंथ है, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। क्लियर है। दूसरी चीज E पे, E क्या है यहाँ पे हमारा, E जो है वो हमारा शो करता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, वो भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये भी हर एक कंडक्टर के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आयरन के लिए कांस्टेंट होगा, कोबाल्ट के लिए कांस्टेंट होगा, हमारा एल्यूमिनियम के लिए कांस्टेंट होगा, कॉपर के लिए कांस्टेंट होगा, हर एक चीज के लिए होता है इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर के लिए n का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगा, मतलब R जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे निर्भर करता है। एंड नेक्स्ट है R जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे निर्भर करता है, और R जो है वो टाउ पे निर्भर करता है, ठीक है। तो एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर, एट कांस्टेंट टेंपरेचर, देखिए एट कांस्टेंट टेंपरेचर, अगर टेंपरेचर कांस्टेंट है, टाउ का वैल्यू कांस्टेंट होगा, तो mne टाउ ये जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो R जो है वो प्रोपोर्शनल होगा L अपॉन A के। देखिए T को कांस्टेंट कर देंगे तो टाउ कांस्टेंट हो जाएगा, टाउ और ये सारी चीजें mne ये कांस्टेंट है ऑलरेडी, तो R किस पे डिपेंड करेगा, L पे डिपेंड करेगा और A पे डिपेंड करेगा। क्लियर ना।
तो इसका मतलब है प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। तो चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है ये, मतलब लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई को घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखिए किस पे क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करेगा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पे निर्भर करेगा, मतलब r जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/a के, 1/a के। एंड थर्ड ये डिपेंड करेगा किस पे? डिपेंड करेगा ये आपका सिंपल सी बात है कि ये नेचर पे भी डिपेंड, क्योंकि n क्या है? n यहाँ पे शो करता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसका नेचर है? ये कंडक्टर का नेचर है, क्योंकि आयरन के लिए अलग है, कोबाल्ट के लिए अलग है, निकल के लिए अलग है, कॉपर के लिए अलग है, एल्यूमिनियम के लिए अलग है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये नेचर है किसका? कंडक्टर का। तो थर्ड पॉइंट पे ये डिपेंड करेगा चालक के प्रकृति पर, चालक के प्रकृति पर। किस पे? चालक के प्रकृति पर। तो अगर इस वाले इक्वेशंस को लेते हैं यहाँ पे और इसको हम यहाँ से क्या करते हैं? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, तो रो r इज इक्वल टू रो l बाय a, रो l बाय a, जहां रो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जहां रो एक समानुपाती नियतांक है, और जिसे हम एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है। और ये रो है, ये डिपेंड करता है, ये शो करता है नेचर ऑफ कंडक्टर को। ठीक ना? रो शोज द नेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, शोज द नेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, मतलब ये कंडक्टर की प्रकृति को, ये चालक की प्रकृति को निर्भर करता है कि चालक कैसा है। चालक रो का जो वैल्यू है वो अलग अलग चालकों के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। क्लियर है? लिख देना नीचे कि रो का वैल्यू अलग अलग चालकों के लिए अलग अलग होता है। ये तो भी हमारा वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तीन कारक हैं। एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर पे, नियत ताप पर, ये लंबाई के अनुपाती होती है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपाती होता है, और चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर हम बात करें फोर्थ फैक्टर की, ये ताप पे निर्भर करता है, यह है ताप पर भी निर्भर करता है, निर्भर करता है। मतलब R जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? T के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? T के प्रोपोर्शनल होता है। अगर T को इंक्रीज करेंगे तो प्रतिरोध इंक्रीज होगा, T को घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, क्लियर है? ये सिंपल सा डिपेंडेंसी है। पांचवा पॉइंट्स में बता सकता हूं, ये धारा की दिशा पे निर्भर करता है, धारा के दिशा पर भी निर्भर करता है, दिशा पर निर्भर करता है। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो एक हमारे पास घनाभ है, क्या है? घनाभ है, और इसकी लंबाई l है, चौड़ाई b है और ऊंचाई h है। अगर धारा इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो प्रतिरोध कितना होगा? R इज इक्वल टू, देखिए रो, मान लीजिए इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कितना है? रो है, विशिष्ट प्रतिरोधकता रो है। ठीक है, इसकी लंबाई l हो गया, तो धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है तो लंबाई l, और क्षेत्रफल ये वाला पार्ट हो जाएगा, और इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल ये जाएगा h, और ये जाएगा b। क्षेत्रफल क्या जाएगा? h इंटू b, h इंटू b। अच्छा, अगर धारा इस तरीके से फ्लो होता है ऊपर से नीचे की तरफ, जब धारा ऊपर की तरफ फ्लो होगा तो ये इसकी ऊंचाई लंबाई हो जाएगी, इस लंबाई के अनुदिश धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R इज इक्वल टू रो, लंबाई हो जाएगा h बाय क्षेत्रफल, ये वाला पार्ट क्षेत्रफल हो जाएगा जिसमें लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा, तो L इंटू b। देखिए दोनों का वैल्यू डिफरेंट है क्योंकि लंबाई और क्षेत्रफल चेंज हो रहा है, तो उसका मतलब डायरेक्शन को चेंज करते हैं, करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, तो करंट का डायरेक्शन चेंज करने से भी हमारा क्या होता है? प्रतिरोध चेंज होता है। मान लो धारा इस तरीके से फ्लो हो रहा है, परपेंडिकुलर प्लेट की इस तरीके, जैसे मार्कर रखा है मैंने, ऐसे अगर करंट फ्लो हो रहा है
ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर करंट फ्लो होगा तो इस बी के अलोंग करंट पास होगा, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा रो बी अपॉन एल इंटू एच। ठीक है, तो तीनों इक्वेशंस को अगर देखेंगे तो तीनों इक्वेशन जो है वो डिफरेंट है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी क्यूबिकल बॉक्स है या क्यूबिकल कंडक्टर है और उस क्यूबिकल कंडक्टर में अगर धारा की दिशा को चेंज करते हैं तो उसके साथ साथ हमारा प्रतिरोध भी क्या होगा, चेंज। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारे पॉइंट्स, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको रीजन बताता हूँ कि चालक में प्रतिरोध क्यों उत्पन्न होता है, कॉज क्या है, कारण क्या है, प्रतिरोध उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो बेसिकली सिंपल से 1 मिनट में इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। प्रतिरोध का कारण किस तरीके से चालक में प्रतिरोध उत्पन्न होता है, तो देखिए जब हम किसी चालक कंडक्टर के सिरों के बीच में एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो बैटरी कनेक्ट करने से क्या होता है, इसके सिरों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या करते हैं, ये मूव करते हैं आगे की तरफ। हम कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे मूव करते हैं, तो ऐसा तो एक्चुअल में इसका मोशन होता नहीं है। कैसा होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इसका मोशन जो है वो जिगजैग मोशन होता है। इस तरीके से वो क्या करता है, जिगजैग मोशन करता है। अब जब जिगजैग मोशन करता है तो जिगजैग मोशन करते हुए ये क्या करता है, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, कोलाइड करता है। जैसे यहाँ पे कोलिजन होगा, इस पॉइंट पे कोलिजन होगा, इस पॉइंट पे कोलिजन होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, जैसे इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाना चाहता है, ये आगे की तरफ बढ़ भी रहा है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता है और जैसे इस इलेक्ट्रॉन के साथ वो कोलाइड करता है, टकराता है, वो अपनी दिशा को खो देता है और किसी दूसरी दिशा में गति करता है। अब इस दिशा में आना चाहता है वो, लेकिन आगे वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है और जिसके कारण उसकी दिशा अगेन चेंज होता है और स्पीड कम हो जाती है। जैसे यहाँ पे आके टकराएगा यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आके टकराएगा यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आके टकराएगा यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगा। तो पहले तो स्पीड बढ़ता है, फिर आके अचानक से जैसे टकराता है स्पीड कम हो जाता है, फिर आके यहाँ पे कोलाइड करेगा, यहाँ पे भी स्पीड बढ़ेगा, लेकिन जैसे टकराएगा अचानक से स्पीड कम हो जाएगा। तो मतलब ये बढ़ना तो चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं टक्कर होती है किसी इलेक्ट्रॉन के साथ या किसी एटम के साथ। उसी इलेक्ट्रॉन के और एटम के टक्कर के कारण इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो अचानक से धीरे हो जाती है, फिर आगे की तरफ वो बढ़ता है, फिर टकराता है, फिर स्पीड कम हो जाता है, फिर आगे की तरफ बढ़ता है, फिर टकराता है, फिर स्पीड कम हो जाता है, फिर आगे की तरफ। इस तरीके से वो क्या करता है, कोलिजन करता है। क्या होती है, टक्कर होती है। ठीक है, इसी टक्कर के कारण इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता है इजीली। ठीक है, इसी टक्कर के कारण उसको क्या करता है, रुकना पड़ता है, उसको हमेशा रुकना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप कहीं मार्केट में बाइक चलाते हैं और बाइक जैसे आप चलाते हैं तो आपको जहाँ पे गैप मिलता है थोड़ा सा आप एक्सेलरेटर दबाते हैं, अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं, सामने कोई आ जाता है, गाड़ी आ जाती है, कोई बाइक वाला आ जाता है, कोई पर्सन आ जाता है, तो आपको अचानक से क्या करना पड़ता है, अपने ब्रेक को दबाना पड़ता है। ब्रेक जैसे दबाते हैं तो आपकी स्पीड कम हो जाती है, आपको रुकना पड़ता है। इसका मतलब है कि उस सामने वाले ने आप पे एक अवरोध क्रिएट किया। आप बढ़ना तो चाह रहे थे आगे, लेकिन उस पर्सन के कारण या उस बाइक वाले के कारण या किसी दूसरे आदमी के कारण आपको वही अपना ब्रेक दबाना पड़ा, मतलब रुकना पड़ा। फिर जैसे आपको स्पेस मिलता है आप थोड़ा सा और एक्सेलरेटर दबाते हैं, फिर आगे जाके कोई ना कोई अवरोध आ जाता है जिसके कारण आप फिर से अपनी स्पीड को कम करते हैं। तो सेम फिनोमेना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। इलेक्ट्रॉन को जहाँ पे गैप मिलता है वो एक्सेलरेट होता है, इसके बाद जहाँ पे वो टकराता है वहाँ पे उसकी स्पीड कम हो जाती है। जैसे स्पीड कम हो जाती है या टकराने के बाद फिर से वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। जैसे डायरेक्शन को चेंज करता है तो फिर जहाँ पे इसको गैप मिलता है वहाँ पे फिर एक्सेलरेट होता है, लेकिन फिर आगे कहीं ना कहीं टक्कर होती रहती है और वो अपनी स्पीड को कम करता है। तो मतलब इसके बीच में इलेक्ट्रॉन के बीच में या इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में जो टक्कर होती है, इन्हीं टक्कर के कारण उनको रुकना पड़ता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।